again our concept. Yeah. Specific heat capacity. हाँ टॉपिक हमें आज कवर करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझने से पहले हम जरा समझते हैं व्हाट इज हीट कैपेसिटी क्या होता है। ठीक है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, व्हाट इज हीट कैपेसिटी। ओके, तो हीट कैपेसिटी को आप वैसे भी बेहतर तरीके से समझते हैं। इन जनरल वे में हम देखते हैं कि अगर हम किसी अमाउंट को, किसी सब्सटेंस को कुछ हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है, कुछ हीट सप्लाई करते हैं, देन देयर इज चेंज इन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, हाँ देयर इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो जितना हम सब्सटेंस को हीट देंगे उसका टेम्परेचर में उतना ही फर्क आएगा। ओके, तो किसी भी सब्सटेंस में, मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, तो बेसिकली इसका मैथमेटिकल फॉर्म है चेंज इन हीट विद डिवाइड द डेल्टा रेशियो Q इज इक्वल टू change in heat, the ratio of change in heat with change in temperature is defined as heat capacity. Okay, तो जो अमाउंट मिलेगा आपको इस रेशियो से, दैट इज एक्चुअली हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। और ये हर एक सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी अलग होता है, इट्स यूनिक, एवरी सब्सटेंस हैज ए यूनिक वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी। तो इसका अगर हम डिफाइन करते हैं, जो डेफिनेशन है, द चेंज इन टेम्परेचर, change in temperature of a substance when a given quantity of heat is absorbed or rejected। ठीक है, when a given quantity of heat is absorbed or rejected, ठीक है, rejected by it is defined as your quantity which is we called heat capacity. Okay, so the mathematical form is we define as capital S is equals to dq over actually मुझे डेल्टा टी लेना चाहिए, स्मॉल डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा T. So this is the form of heat capacity. Okay, ये and ये वो heat is absorbed और rejected, ये rejected लिखा हुआ है। हाँ, रिजेक्टेड। ओके, ऑब्वियसली अगर आप हीट रिजेक्ट करेगा तो भी ये कूल होगा ना फिर ये। जी, उस केस के लिए फिर आपका ये टेम्परेचर का जो डिफरेंस है ना, वेयर डेल्टा क्यू इज अ हीट सप्लाइड, है ना, एंड डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। सो दिस इज द, है ना, तो ये जो वैल्यू है दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। यानी अगर आप ऑयल को डेल्टा क्यू का अमाउंट दें, है ना, सेम मास का अगर आप ले लें और एक कंटेनर में आप क्या ले लें, सेम मास का ऑयल ले लें, ठीक है, और सेम कंटेनर में आप ले लें वाटर विद सेम मास, और आप इसका टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं बाय सम गिविंग सम हीट, इसको कुछ आप हीट देते हैं, तो आप देखेंगे दोनों का जो टेम्परेचर का वेरिएशन है दैट इज डिफरेंट। यानी इसका जो आपको अमाउंट मिलेगा दैट इज S ऑफ ऑयल एंड S ऑफ वाटर इज डिफरेंट, ये वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इस बात से हमें क्या पता चलता है, व्हाट वी हैव आइडिया अबाउट, हमको पता चलेगा कि द एवरी सब्सटेंस हैज ए यूनिक वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और गेन। ठीक है, ये आपका यूनिक वैल्यू है, आपका जो स्पेसिफिक है। तो जितना आप इसमें अमाउंट देंगे, है ना, उसके वेरिएशन में जो टेम्परेचर चेंज होगा दैट वी डिफाइन
हीट कैपेसिटी. ओके, तो नाउ अब हम बात करते हैं, अगर ये बात है तो इस पे जो एक वैल्यू, अच्छा इस पे अब हम एक और बात करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी हीट जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का इम्पोर्टेंस क्यों है. तो आप देखें कि एक आप बीकर में एक आप आइस का क्यूब ले लें, ये आइस का क्यूब ले लें, और एक अनदर बीकर ले लें, इसमें आप ज्यादा आइस ले लें, ठीक है, डबल आइस ले लें, ठीक है. तो इसमें अगर मान लीजिए आपका आइस का मास m1 है, और इस कंटेनर में जो आइस का मास है दैट इज, और नीचे आप थोड़ा सा ये बर्नर रख देते हैं समवेयर हियर, है ना, और इसको आप क्या देने लगते हैं, यू स्टार्ट इंक्रीजिंग टेम्परेचर. ओके, सो व्हाट विल हैपन, अब देखें, अब आपको इस अमाउंट को जब आप हीट करेंगे m1 को, तो आपको क्या होगा, आपको जो हीट आप ट्रांसफर कर रहे हैं, अब इसको पूरा मेल्ट करने के लिए m1 को आपको कुछ हीट देना होगा, है ना, और m2 को आपको क्या बोलते हैं, आपको इसको मेल्ट करने के लिए इसको आपको कुछ हीट देना होगा, ठीक है. तो मान लो मैं इसको ले लेता हूँ m1 को, मान लो मैं m ले लेता हूँ, और m2 को मैं ले लेता हूँ ट्वाइस m, इसका जस्ट डबल है. तो इसका मतलब ये है कि जितना हीट आपको यहाँ पे देंगे, आप जितना हीट आप यहाँ पे देंगे, है ना, क्या वो हीट इसके सेम होगा, सेम मेल्ट करने के लिए? हाँ, नहीं, आपको क्या लगता है ना, तो क्या होना चाहिए, ये जो डेल्टा Q1 आपने हीट इसको दिया, डेल्टा Q1 ड्यू टू इसके, देन व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन दीस टू. अब आपको सेम टेम्परेचर पे आप ले गए, सेम टेम्परेचर पे ले गए, मान लीजिए आप फाइनली आप इसको मेल्ट कर दिया आपने पूरा का पूरा, यानी आप इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आए. तो उस केस में जो आपको हीट यहाँ पे सप्लाई करनी पड़ी डेल्टा Q1, और जो हीट आपको यहाँ पे सप्लाई करनी पड़ी डेल्टा Q2, आर दीज हीट आर सेम? आई थिंक इट्स नॉट. हाँ, यस इट्स क्योंकि नॉट. ये वाला जो हीट आप अप्लाई करेंगे, यानी डेल्टा Q2 जो होगा दैट इज योर, किस पे होगा, ये आपका, ये वाला हीट आपको ज्यादा अमाउंट आपको सप्लाई करना पड़ेगा ना, ज्यादा अमाउंट सप्लाई करना पड़ेगा, आपको ज्यादा हीट सप्लाई करना. तो इसका मतलब है कि जो हमारा स्पेसिफिक हीट है दैट डिपेंड्स आल्सो ऑन द मास ऑफ द सबस्टेंस, दैट द मास ऑफ द सबस्टेंस. कैसे डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली दैट इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू, है. यानी S, हाँ, इट्स इज, जो S आप डिफाइन करें दैट इज रेशियो, है ना, दैट इज टोटल हीट जो आपको मिला, यानी जो हीट कैपेसिटी है, इसको मैं स्मॉल s ले लेता हूँ, यानी जो आपका हीट कैपेसिटी है उसको अगर आप डिवाइड कर दें m से, then that will define the specific heat capacity of a substance, यानी it will give you 1 by m delta Q divided by delta T. So that is, in this way we define this specific heat capacity. Okay. So how, अगर आपको इसका डेफिनेशन पूछा जाए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. So the amount of heat per unit mass, so the amount of heat per unit mass absorbed or given off, absorbed or given off by the substance to change its temperature by 1 unit. ठीक है, इसको मैं कोट एंड कोट कर देता हूँ, दैट्स इट. सो द SI यूनिट ऑफ, ये बात समझ में, ये मैं इसको डेफिनेशन को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं. आई थिंक the amount of heat per unit mass, means delta Q upon M absorbed or given off by the substance to change its temperature by 1 unit. Okay, so in short you can say that unit mass का अगर आपको temperature 1 डिग्री अगर आपको बढ़ाना है,
So जो अमाउंट आपको देना होगा, we called this is that is called specific heat capacity. ठीक है, तो raise 1 degree temperature of a unit mass, the heat required to raise the 1 degree temperature of a unit mass. Simple, in short we can say. Okay, so this is we called a specific heat capacity. So what will be the unit of this unit की अगर हम बात करें, so the unit of this specific heat capacity is defined, ये कितना हो गया, तो देखिए it's a joule, kilogram inverse और Kelvin inverse. ठीक है, so this will be the unit. This is the SI unit of this specific heat capacity. Okay. तो यहाँ तक आज हमने देख लिया स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट के बारे में हमने थोड़ा सा बात किया. नाउ अगर हम थोड़ा सा गैस में बात करें तो गैसेस में क्या होगा आपका, और गैसेस, ठीक, इन गैसेस हम देखें क्या होगा. सो गैसेस में जो आपका स्पेसिफिक हीट है वो आपका डिफाइन है इन टू टर्म्स, यानी एक तो होगा स्पेसिफिक हीट एट योर कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, तो गैसेस में हम पहले तो स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करते हैं, C इज इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी. अब यहाँ पे मास नहीं है, यहाँ पे गैस है तो हम नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात करेंगे, यानी S/N. ठीक है, N, S/N, so which is also defined as 1/N, it's delta Q over delta Q upon delta T. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं we call C as C is your molar specific heat capacity. Heat capacity. Okay, so one more thing I want to discuss that these heat capacity आपकी जो है ये actually ये depend करता है आपका प्रेशर पे भी और वॉल्यूम पे भी. ठीक है, so heat molar heat specific molar specific heat at constant pressure is defined as, जरा इसके बारे में लिखते हैं, it's molar specific heat at constant pressure. ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं CP से, we call it CP. ठीक है, P और फिर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए CV. एग्जैक्टली, आपका काफी सारा ये कांस्टेंट प्रेशर और इसी तरह मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हो गया आपका CV. इसको हम डिफाइन करते हैं CV से, दैट इज CV इज इक्वल्स टू 1/N डेल्टा Q ओवर डेल्टा T एट योर कांस्टेंट वॉल्यूम. सो ये दो पॉइंट हो गए हमारे, दिस थिंग एंड दिस थिंग. ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे देयर इज रिलेशन बिटवीन दिस CP एंड CV, दैट इज CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R. पढ़ा ये? हाँ, एग्जैक्टली. तो हम ये आगे चल के देखेंगे. ठीक है, जो हमारे स्कूल में वो चैप्टर हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट. एक केमिस्ट्री में भी आपने किया होगा इसको, हाँ, है ना. सो द पॉइंट इज वाटर हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. वाटर has the highest that's why it is used as a coolant. Specific heat capacity compared to other substance. Okay, so ये बात हो गया. This is all about specific heat capacity. Now next अब हम इस पे जरा देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेंज ऑफ स्टेट के बारे में, है ना. कि चेंज ऑफ स्टेट आपका क्या होता है, व्हाट इज चेंज ऑफ स्टेट. हाँ, उसमें डेल्टा Q इज इक्वल टू ml, L वो लेटेंट हीट. हाँ, वो हम लेटेंट हीट के बारे में बात करेंगे.
उसमें काफी सारा आज का यही टॉपिक है हमारा, ये आपने बार बार पढ़ा भी है केमिस्ट्री में, तो इसलिए हाँ। इसमें बहुत ज्यादा है ना, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का टच में आ जाता है। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज नॉट ए वेरी मतलब इतना टफ चैप्टर नहीं है, इसको बस एक बार देख लेना है ताकि आप अपने एग्जाम में से कर सकें। हाँ, जो नेक्स्ट पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स, वो उसमें भी इतना नहीं, उसमें बस आपको फर्स्ट लॉ के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, है ना। और उसमें काफी सारा मुझे लगता है रिमूव भी किया गया है वो, आई थिंक उसमें से, तो खैर उसका हाँ। तब देखेंगे जब वो चैप्टर आएगा। तो अभी हम करते हैं चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। तो चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है कि आपका किसी कोई भी सब्सटेंस अगर आप ले रहे हैं तो इसका जो चेंज है, यानी सॉलिड से आपका स्टेट चेंज हो रहा है, चेंज होगा आपका लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। और द नेक्स्ट पॉइंट इट कन्वर्ट्स टू गैस, ठीक है। तो यानी आपका बेसिकली जो मैटर का स्टेट है, दैट्स यू नो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देयर इज अनदर स्टेट व्हिच वी कॉल्ड प्लाज्मा, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे अभी हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बात करेंगे। और इसमें आपका क्या ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये जो सॉलिड से लिक्विड जाएगा, देयर इज सम ट्रांजिशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इस ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं, फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन, इस वी कॉल्ड फेज ट्रांजिशन, एक फेज से आपका दूसरे फेज में जा रहा है। तो देखो दिस इज नॉट ए वेरी मतलब बहुत इसमें साइंस नहीं, हाँ ठीक है, आपने कुछ टेम्परेचर दिया तो सॉलिड से लिक्विड में चला गया, लिक्विड से गैस में चला गया, दिस इज नॉट ए वेरी बिग डील। बट द पॉइंट इज दिस कि आपका कौन से इसमें स्टेट में आपका ये रहता है। आपका एक मिनट रुक जाए जरा, या हाँ, तो मैं बता रहा था कि इसका ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन से स्टेट में आपका ये भी चेंज होता है, तो उस स्टेट में आपका जो हम ये जो लेटेंट हीट, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका जो है टेम्परेचर का वेरिएशन रुक जाता है। तो एक एग्जांपल से मैं आपको कंसीडर करता हूँ, है ना। इसको एक मिनट होल्ड करें, इसको ऐसे रखते हैं। चेयर से ओके, सो एग्जांपल पे हम देखते हैं कि सपोज यू टेक ए कंटेनर, है ना, और उसमें आप कुछ आइस ले लें जिसका टेम्परेचर आप मान लीजिए माइनस का हम ले लेते हैं 20 सेल्सियस, है ना। तो अब मान लीजिए आप इसमें थोड़ा सा हीट आप इसमें देने लगते हैं, हीट आप इसमें देते हैं, इसमें आप थोड़ा सा हीट रख देते हैं, देना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्या होगा कि ये आपका इसका टेम्परेचर क्या होने लगेगा, इट स्टार्ट, है ना, ये राइजिंग, आपका ये टेम्परेचर राइज करने लगेगा। और ये आपका क्या होगा, एट ये कब तक टेम्परेचर आपका राइज करेगा, एट योर 0 डिग्री ये सेल्सियस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका ये टेम्परेचर वेरी करेगा, ठीक है। और जैसे ही आपका ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका ये पहुंचेगा, तो सडनली जैसे ही आपका ये पहले तो आपने हीट दिया, तो ये -20 को कहाँ तक करेगा, 0 तक लेके आएगा इसको, है ना। और उसके बाद क्या होगा आपका ये सारा का सारा जो आपका ये जब ये मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, मेल्टिंग जब आपका थोड़ा सा आइस आपका मेल्ट होगा और थोड़ा सा वाटर होगा, यानी इस केस में क्या है, दोनों स्टेट आपके एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। हाँ, तो ये दोनों स्टेट जब इसको आपके एक साथ थर्मल चेंज इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। एग्जैक्टली, सो इन दिस केस ये आपका क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपको मिलेगी। इसका एक हाँ, इसमें एक और पॉइंट इसमें यह है कि इस केस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर विल कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट, इन दिस केस आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो वो सारा का सारा हीट आपका कहाँ चला क्योंकि जाएगा, लेटेंट हीट, क्योंकि वो हीट एनर्जी जो दे रहे हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को तोड़ने में ब्रेक यूज, करने में उसको सारा का सारा यूज होगा, यानी वो आपका जो है ना, ये जितना भी आपका आइस है उसको मेल्ट करने में आपका ये सारा का सारा हीट हो जाएगा। तो इसे वी कॉल टेम्परेचर दिस चेंज हीट एज होगा, योर लेटेंट हाँ, हीट।
तो हम इसमें ये लेटेंट हीट, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था लेटेंट हीट का, है ना, यहीं से हम इसको डिफाइन करते हैं। नाउ अब हम फटाफट देख लेते हैं कि कितने टाइप के आपके ये ट्रांजिशंस होते हैं। तो व्हेन ए सब्सटेंस गोज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से अगर ये लिक्विड में जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूजन, कई बार पढ़ा होगा आपने, इस वी कॉल्ड मेल्टिंग। मेल्टिंग, मेल्टिंग। लिक्विड से सॉलिड में जाएगा, देन वी कॉल्ड फ्यूजन। दिस इज वी हाँ, कॉल्ड ठीक है, दिस वी कॉल्ड मेल्टिंग। So Mel- fusion is the process when your liquid goes to solid. हाँ, तो फ्यूजन अगर हम डिफाइन करें, या फ्यूजन में आपका होगा लिक्विड टू सॉलिड। converts to your solid. So this is we call fusion. Okay. So the point at which यानी थर्मल इक्विलिब्रियम का जो केस है, फॉर मेल्टिंग के लिए जो थर्मल इक्विलिब्रियम केस है, उसको जिस पॉइंट पे आपके दोनों सेट लिक्विड एंड सॉलिड एक साथ रहते हैं, so we called that point as Melting that point. point as melting point. Exactly. Yeah, so we called that point as your melting point. Melting. Point. ठीक है. Now next, हाँ, तो ये जिस पॉइंट पे आपका अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर आप इसको देखते हैं, देन वी कॉल्ड नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, है ना। अगर ये तो एटमॉस्फेरिक नॉर्मल प्रेशर पे मेल्टिंग पॉइंट, नॉर्मल मेल्टिंग, ठीक है। तो इसके नॉर्मल बाद हम मेल्टिंग बढ़ते हैं पॉइंट। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका ये बात हो गई सारी सारी स्टेट ऑफ चेंज यानी मेल्टिंग के बारे में। नेक्स्ट पार्ट है वेपोराइजेशन। बट वेपोराइजेशन से पहले एक और भी पॉइंट मुझे डिस्कस करना है, इसी में कर लेता हूँ मैं। रेगुलेशन क्या होता है? रेगुलेशन ये आपने कि वो प्रेशर इंक्रीज होने पे वो आइस मेल्ट करके जब वो प्रेशर हाँ हटा दिया एग्जैक्टली जाता है तो वापस रीफ्रीज हो जाता है। एग्जैक्टली। तो आप मान लीजिए आप कोई आइस का क्यूब ले लें, है ना, आइस का क्यूब ले लें, ये इस तरीके का, ठीक है। और इस पे एक वायर आप उसको इस पे क्या कर दें, एक थिन बहुत वायर, थिन वायर से अगर कट ऐसे कुछ करेंगे आप तो वायर पास हो जाएगा, लेकिन हाँ आइस इसको मेल्ट इस नहीं, पे मतलब टूटेगा नहीं। थिन वायर पे कर दें और यहाँ पे कुछ मास हम लगा दें और कुछ यहाँ पे मास इधर भी लगा दें, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका ये जैसे वायर आपका मान लीजिए स्टील का वायर है, स्टील वायर है ना, महीन। तो ये जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, ये जैसे जैसे आपका ये नीचे की ओर बढ़ेगा, तो प्रेशर इंक्रीज होगा आपका। प्रेशर इंक्रीज होगा तो वहां पे वो मेल्ट हो जाएगा आपका आइस और ये वायर नीचे चला जाएगा, ठीक है। बट होगा क्या कि जैसे ही वापस ये वायर नीचे जाएगा, ऊपर क्या वापस से जो आपका ये आइस है, दैट्स अगेन स्टार्ट फ्रीजिंग, ठीक है। तो जो फिनोमिना ऑफ फ्रीजिंग वाटर अगेन इनटू आइस वी कॉल रेगुलेशन। यानी एक लाइन में अगर आप इसको कहें तो फिनोमिना ऑफ फ्रीजिंग वाटर, phenomena of freezing water again into ice, again into ice, ठीक है। तो इसका जो एप्लीकेशन है, दैट्स अ वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ रेगुलेशन इज स्केटिंग पॉसिबल ड्यू टू दिस प्रोसेस। क्योंकि क्या होता है, स्केट के नीचे का जो आपका प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, वो स्मॉल जो आइस है दैट एक्चुअली मेल्ट, वाटर बन के सो यू वो कैन एक इजीली ल्यूब्रिकेंट की तरह एक्ट करता हाँ है। lubricant की तरह, that's example of your रेगुलेशन का एप्लीकेशन है वहां पे, ठीक है। अब नाउ आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा वेपोराइजेशन देख लेंगे, और है ना, वेपोराइजेशन में एक इम्पोर्टेंट हम इसके बाद डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो वेपोराइजेशन आपका नेक्स्ट पार्ट इज योर वेपोराइजेशन, ठीक है। तो वेपोराइजेशन में वी से द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। अगेन इस बार क्या हो रहा है, लिक्विड टू क्या हो रहा है, वेपर। वेपर। दिस इज वी कॉल्ड वेपोराइजेशन, सिंपल, है ना। तो जो आपका इसमें जो हमें थर्मल इक्विलिब्रियम का कंडीशन मिलेगा, द टेम्परेचर जहां पे आपका कांस्टेंट रहेगा, है ना, जब कोई अमाउंट ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड टू वेपर, सो उसको हम बोलेंगे दैट पॉइंट इज वी कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में आपका क्या होगा,
द स्टेट लिक्विड एंड वेपर कोएग्जिस्ट ईच अदर, ठीक है, या भी कहें कोएग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल, ठीक है, एंड वी कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, एंड अगेन if it is at atmospheric pressure then we call normal boiling point. So एक एक्सपेरिमेंट है Normal इससे boiling रिलेटेड, point. वेरी, हाँ, आपका एक एक्सपेरिमेंट है इससे रिलेटेड, है ना, कि अगर आप मान लीजिए किसी फ्लास्क में, ये कोई फ्लास्क आप ले लें इस तरीके का कोई, ठीक है, अगर मैं कोई फ्लास्क ले लेता हूँ ये ना, तो इसमें मैं अगर मैंने यहाँ पे कुछ, मैं इसको टाइट कर देते हैं यहाँ पे समथिंग लाइक दिस, ओके, और अगेन हम इसमें कुछ वाटर कंटेनर ले लेते हैं और यहाँ से हम इसमें से हीट सप्लाई करते हैं, ओके, वी टेक सम वाटर इनसाइड, या यहाँ से हम इसमें, तो क्या होगा इसमें जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे इट स्टार्ट बॉइलिंग, है ना, और ये क्या होगा, एक टाइम आएगा जब आप इसमें बॉयल होने लगेगा। सपोज आप इसको पूरा का पूरा बॉयल करते हैं एट, क्या करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसमें बॉयल, तो इस केस में आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही आपने प्रॉपर्ली बॉयल कर दिया। तो इसके बाद अब आप जो इसमें क्या करें, इसमें रोक दें, अब आप बर्नर को हटा दें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्न करने के बाद अब आप इसको हटा दें, एंड अगेन अब आप इस फ्लास्क को थोड़ा सा नीचे की ओर शिफ्ट कर दें। तो देखिए फ्लास्क को जब आप नीचे की ओर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर विल इंक्रीज, वो प्रेशर इंक्रीज होगा। हाँ, तो प्रेशर ऐसे ही इंक्रीज करेंगे देन आपका बॉइलिंग क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, बॉइलिंग स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो बॉइलिंग स्टॉप होने का मतलब यह है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट जो पहले जिस पॉइंट पे था अब वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो वी कैन स्टेट दैट बॉइलिंग पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट increases with increase in pressure, In pressure. with increase in pressure, यानी इसका यूज हम करते हैं प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं, हम ये उसमें अपना फूड लिया आपने और उसका प्रेशर कुकर को बंद कर दिया, तो हमने क्या किया, उसका प्रेशर को बढ़ा दिया। तो प्रेशर बढ़ाने से फायदा ये हुआ कि जितना हीट देने पे अब आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो जितना पॉइंट, जितना हीट देने पे, मान लीजिए पहले आपका जितना टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, तो आप 100 डिग्री को इजीली अचीव कर सकते हैं, है ना। आप क्या कर सकते हैं, इसको कम हीट पे ही आपको ज्यादा आपका ये बढ़ा सकते हैं। प्रेशर बढ़ाने की वजह से आप कम हीट से ही वो जल्दी आपका बॉयल हो जाएगा, है ना, ठीक है। और नेक्स्ट अब इसका एक और सेकंड पार्ट है इसी एक्सपेरिमेंट का, यानी जैसे ही आप इसमें इसको उल्टा कर दें, आप इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले इसको ठंडा करें, ये बर्नर हटाने के बाद आप इसको ठंडा करें, कहाँ तक, मान लीजिए इस बार अब इसको ठंडा कूल कर दें 80 डिग्री पे, 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको कूल होने दें, वेट करें थोड़ी देर, और फिर आप क्या करें, इस फ्लास्क को रिवर्स कर दें ऐसे, है ना, और इस पे थोड़ा सा वाटर आप इस पे डाल दें। वाटर डालने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है, प्रेशर आप इसका डिक्रीज कर दें। प्रेशर ऐसे तो डिक्रीज करेंगे, है ना, कि आप इस पे थोड़ा सा वाटर डाल दें। तो जैसे ही आप इसमें थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे, प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे, तो सडनली यू विल फाइंड दैट अगेन ये जो इसके अंदर का जो वाटर था दैट स्टार्ट बॉइलिंग, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल करने लगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे हमें स्टेटमेंट मिलता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, boiling point is directly decreases with proportional to decrease pressure. हाँ एग्जैक्टली। सो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से हमको मिल गया, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई कुकिंग इज हार्ड एट माउंटेन्स। तो कुकिंग इज हार्ड एट माउंटेन्स इसलिए है क्योंकि वहां पे प्रेशर कम होता है,
प्रेशर वहां पे क्या होता है, कम होता है। कम होता तो है तो जितना अमाउंट आपको हीट पे आप बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर, यानी जितनी हीट पे इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल होना था, उतनी हीट पे 80 डिग्री 80 तक ही पहुंच रहे हैं ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया आपका, इट डिक्रीजेस। तो आपको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उसको बॉयल करने के लिए, है ना, बिकॉज प्रेशर इज लो। और जो अगर आप प्रेशर बढ़ा देते हैं सच एज कुकर, तो आप कम हीट में ही ज्यादा आप उसमें बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बॉइलिंग पॉइंट पे आप कैसे एक्सपेरिमेंट इस पे करते हैं। तो इस हाँ, एक्सपेरिमेंट एक का बार आप एक्चुअली वो मतलब नेम पॉइंट है, फिर से रिपीट कर सकते हैं? कौन सा? मैं तो वो कौन वाला पॉइंट? कुकिंग वाला, वो कुकिंग। हाँ, अच्छा, हाँ, कुकिंग मैंने बताया कि आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई कुकिंग इज हार्ड एट एट माउंटेन्स, है ना, माउंटेन्स पे आपका कुकिंग क्यों टफ है। तो उसका रीजन यही है, बिकॉज एट माउंटेन्स प्रेशर इज लो, प्रेशर इज लो, हाँ, है ना, प्रेशर लो। इज लो। सो आपका लो प्रेशर की वजह से क्या होगा, यू हैव टू सप्लाई मोर हीट, है ना, टू अचीव बॉइलिंग पॉइंट। बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज कर गया है, तो आपको ज्यादा हीट आपको अप्लाई करना है टू अचीव, है ना। ठीक है, मतलब तो ये बात। हेलो, हाँ, हेलो। वो हाँ हाँ मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने से वो ज्यादा हीट क्यों मतलब सप्लाई करनी पड़ रही है? हाँ, अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट मेरा कहने का मतलब, मान लीजिए आप पहले डेल्टा क्यू आप हीट सप्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो इस डेल्टा क्यू हीट में अब आपका जो इस हीट में अब आपका जो सबस्टेंस था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब इस बार जब आप डेल्टा की हाँ। अब प्रेशर आपका लो है, प्रेशर आपका डिक्रीज कर रहा है, तो इतना हीट आपने दिया, अब उतने पे आपका कहाँ पहुंच रहा है, इट रीचेज एट समथिंग लाइक 80 डिग्री सी, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको ज्यादा हाँ। हीट सप्लाई करना पड़ेगा ना, यू हैव टू ज्यादा हीट आपको सप्लाई करना पड़ेगा टू टू ओके। मेंटेन टू रीच वाइल योर फूड, है ना। सेम हीट आपको जहाँ पे ज्यादा प्रेशर है वहाँ पे आपको सेम हीट उतनी हीट दे रहे हैं, बट वहाँ पे आपको उतनी हीट में वहाँ पे ज्यादा हीट आपको सप्लाई करनी पड़ रही है ना। सो बॉइलिंग पॉइंट आपका जो डिक्रीज कर गया है विद डिक्रीज इन प्रेशर। ओके, ये आप अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे, आप जब आपका फूड बन गया हो, कुकर आपका बंद हो, उसके बाद आप क्या करें, उसको टैब के नीचे रख दें कुकर को, और वाटर खोल दें, ठीक है। एंड व्हेन यू ओपन योर कुकर, आप देखेंगे कि उसमें वो आपका फूड उबल रहा होगा, ठीक है। ओपन करेंगे तो अब देखिए टेम्परेचर तो गिरा दिया है आपने, है कि नहीं। हाँ। नहीं, आप कुकर में आपका कुछ हाँ। बॉईल करें वटेवर, कोई भी वेजिटेबल एनीथिंग, और उसको थोड़ी देर के लिए रख दें। उसके बाद वापस जैसे आप टैप डालेंगे उस पे छोड़ेंगे और आप कुकर खोलेंगे, देखेंगे आपका जो वाटर अंदर का बॉईल कर रहा होगा, ओके। और अगेन ये भी देख सकते हैं, और ये ऊपर वाला तो प्रेशर पे ही ये फूड हमारा कुक करता है, यानी जैसे आप प्रेशर बढ़ा देते हैं और सेम कम हीट पे ही आपका बॉइलिंग आ जाता है, आपका वो हाँ। बॉईल करने लगता है ना, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। ओके, सो दिस इज ऑल ओके। अबाउट वेपराइजेशन, यानी बॉइलिंग पॉइंट, है ना। दिस इज ऑल अबाउट वेपराइजेशन। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे जो कि है इट्स सब्लिमेशन, यानी कोई जरूरी नहीं कि आपके सारे के सारे जो है सॉलिड से लिक्विड में ही कन्वर्ट करें सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट आपके कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड टू वेपर, गैस। उनको क्या कहते हैं, वी कॉल दिस प्रोसीजर सब्लिमेटिव एज सब्सटेंसेस। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ये एक्चुअली केमिस्ट्री में ज्यादा डिटेल से इनको बहुत सारा इसमें है कंटेंट। ये किस पार्ट में आता है एक्चुअली मुझे पता नहीं है केमिस्ट्री के, मतलब थर्मल में आता है, फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में मे बी। हाँ, because after my 12th I left chemistry and I start doing computers computers physics, है ना, and mathematics, तो इसलिए तो खैर during the sublimation solid and vapor state coexist in thermal equilibrium. थर्मल। Solid and vapor state coexist
इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी सॉलिड से वेपर का कंडीशन। इसका एग्जांपल है जो सब्लिमेशन जो सब्सटेंस है, दैट आर एग्जांपल है इसका आयोडीन, है ना। आयोडीन को आप हीट करेंगे, देन इट डायरेक्टली गोज टू इन वेपर, वेपर हो जाता है इसका सीधे ना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सब्लिमेशन, है ना, जहाँ पे आपके तीनों पार्टी को एग्जिस्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, है ना। तो पार्ट भी देख लिया है। नेक्स्ट इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, ये जो कैलोरी मीटर का जो पार्ट है ना। तो कैलोरी मीटर, हाँ, इसमें मुझे एक इसका एक ग्राफ हमें देखना होगा, है ना। तो हाँ। actually वो लेटेंट हीट में है ना। तो लेकिन एक इसके अलावा एक ट्रिपल पॉइंट भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। ट्रिपल पॉइंट यानी जहाँ पे आपके तीनों फेजेस आपके एक साथ एग्जिस्ट, एक पॉइंट है जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस आपका एक, यहाँ पे तीनों ग्राफ में आपके लाइक करते हैं यानी कोइंसाइड करते हैं, दैट पॉइंट वी कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। जरा ट्रिपल पॉइंट का एक प्लॉट देख लेते हैं। वो ट्रिपल पॉइंट, इसका कर्व इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली कर्व पूछा जाता है, व्हाट इज इस कर्व, है ना। तो एक मैं इसका कर्व ड्रा कर देता हूँ। फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसमें मैं एक पार्ट पे कुछ ड्रॉ करता हूँ। सपोज फर्स्ट पार्ट इज योर दिस कर्व somewhere like here, okay. And another curve is like this one, and the last one is your this part. Yeah, okay. So on your x-axis, actually it's a temperature versus pressure graph, temperature, and here is your pressure. ठीक है, so ये plot है हमारा। So in this case ये वाला जो part है दैट इज इस ये कर्व आपका बता रहा है, तो मैं इसको जरा पहले थोड़ा सा नंबरिंग कर देता हूँ। दैट इज बी ओ सी ए। ठीक है, अब हम इसको जरा डिफाइन कर देते हैं इस कर्व को। सो द कर्व विच इज योर कर्व बी ओ, ये जो बी से लेके ओ वाला पॉइंट है ना, ये वाला पार्ट वी कॉल्ड बी ओ एज बी ओ कर्व वी डिफाइंड एज योर इट्स वी कॉल्ड बी ओ इज योर sublimation curve, it's a sublimation curve। ठीक है, sublimation curve, and the next one is your BO के बाद हम देखते हैं the next curve is your AO, ये वाला कर्व AO। AO curve is your fusion curve, fusion curve। ठीक है, and the next one is your CO, यानी ये वाला हमारा जो कर्व है ये वाला, that we called CO। CO कर्व इज योर, ये हो गया हमारा वेपोराइजेशन कर्व, वेपोराइजेशन कर्व। ठीक है, हाँ, तो अब ये तो तीनों कर्व हमारे बताते क्या हैं। सो जो आपका ये कर्व बीओ कर्व है दैट एक्चुअली टेल्स दैट कि सॉलिड एंड वेपर को एग्जिस्ट टुगेदर, सॉलिड एंड वेपर को एग्जिस्ट। ठीक है, तभी तो ये सब्लिमेशन कर्व हुआ है ना, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज योर ये सीओ जो कर्व है दैट एक्चुअली वी डिफाइन एज लिक्विड एंड वेपर को एग्जिस्ट, लिक्विड एंड वेपर को एग्जिस्ट। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज योर ये जो कर्व है हमारा दैट वी कॉल्ड एओ। इन दिस कर्व वी डिफाइन सॉलिड एंड लिक्विड कोएग्जिस्ट, और ये तीनों कर्व जहां पे आपका मीट करते हैं दैट पॉइंट, ये पॉइंट जो है दिस पॉइंट वी कॉल्ड
ट्रिपल पॉइंट. This point we defined as triple point. Okay. तो ये थोड़ा सा ट्रिपल पॉइंट के बारे में है ना, ये तीनों पार्ट, ये दिस पार्ट वी कॉल ट्रिपल पॉइंट. या तो ये प्रेशर है हमारा एटीएम, इसका यूनिट है, एंड दिस इज इन डिग्री सेल्सियस. ओके, सो ये पॉइंट हो गया. ओके, सो ये पर्टिकुलर पॉइंट का मैं जरा डिफाइन कर देता हूँ कौन सा ये पॉइंट है. या ठीक, तो जहाँ पे ये पॉइंट आपको मिलता है, ये पॉइंट हो गया आपका जो टेम्परेचर आपको मिलेगा दैट इज 273 केल्विन, और जहाँ पे ये प्रेशर मिलता है दैट इज, ये हो गया आपका जहाँ पे प्रेशर आपको 6.11 into 10 raised to the minus 3 Pascal. Hello. भाई हेलो. हाँ भाई. हेलो. हाँ हेलो. हाँ हाँ हेलो. 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 कौन? माँ, भाई ने मैसेज भेजा है. अवेलेबल बैलेंस जब भाई ने चेक किया था तब 23,000 था. कहा सिंह पूछ. अम्मा. हाँ हेलो. हाँ हेलो. हाँ ओके. हाँ यस. वो हाँ हेलो. तो वापस हम आते हैं अपने ट्रिपल पॉइंट. हाँ मैं डिस्कस कर रहा था. या ओके. सो यहाँ हमने बात कर ली कि सारे पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, ये दिस वी कॉल ट्रिपल पॉइंट, है ना. सारे कर्व आपने देख लिए, है ना.
तो सॉलिड लिक्विड। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे थोड़ा सा तो latent मतलब heat एक के बारे में। ट्रिपल ये पॉइंट पे हमारा कैसे पहुंचता है कोई वैसे- मतलब सब्सटेंस? हाँ, एक्चुअली सबसे ये बात मैं बता रहा था आपको। हाँ, तो देखें इसमें जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट है, दिस इज ओनली फॉर वाटर। ये मुझे आपको डिस्क्राइब पहले बताना था कि दिस इज ओनली फॉर वाटर, ओनली फॉर व्हाट? वाटर। ये हर सब्सटेंस के लिए नहीं है, ओनली फॉर वाटर। हर सब्सटेंस का आपका ये अलग अलग टाइप का आपका पॉइंट मिलेगा आपको पक्का, बट इट्स डिफरेंट है ना। तो इसमें आपके देखेंगे तो आप एनसीईआरटी में आपका CO2 का भी डायग्राम बना हुआ है, दैट हाँ फॉर CO2 के लिए, तो दैट्स डिफरेंट उसका टिपिकल है ना। तो एक्चुअली ये कुछ नहीं हाँ, है, इस इज ए उसमें कर्व है DO ना, ये एकदम सॉलिड रीजन स्ट्रेट आपका है। कर्व बता रहा है। हम्म, हाँ एग्जैक्ट, तो ये आपको एक्चुअली बता रहा है कि तीनों कर्व जहाँ पे ये कोइंसाइड करेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा है ना, कि आपका यहाँ पे तीनों स्टेट आपकी कोइंसाइड कर रही है, यानी इस पॉइंट पे आपका सब्लिमेशन कर्व, फ्यूजन कर्व और वेपोराइजेशन कर्व, यानी तीनों स्टेट में वो एक साथ आपको इस पॉइंट पे तीनों स्टेट में एक साथ होगा, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम। सो वी कॉल दिस पॉइंट एज ट्रिपल पॉइंट है ना। तो ये सब के लिए अलग अलग है, CO2 का और वाटर। तो वाटर का एक्चुअली इज वेरी गुड एग्जांपल बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू अवर डेली लाइफ है ना। आप इसको आइस में भी देखते हैं, आप इसको वाटर में भी देखते हैं, आप इसको गैसेस में भी देखते हैं, और कोई एग्जांपल इतना बेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा डेली लाइफ से कनेक्टेड है। सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस है ना, कि ये सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों एक में हम एक साथ इसको देख सकते हैं। ओके, so this is all about this triple point। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगर लेटेंट हीट के बारे में ना। तो लेटेंट हीट के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं बताना है, इसका डेफिनेशन आपको पता है। सो द अमाउंट ऑफ हीट, अगर हम लेटेंट हीट का डेफिनेशन बताएं तो द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास, जरा लेटेंट हीट थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। लेटेंट हीट, सो ये हो गया आपका द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat per unit mass transfer, per unit mass transfer during change of states, during change of state of the substance, of the substance is called latent heat। ठीक है, सिंपल। तो इसको मैंने अभी जैसे कि डिफाइन किया है, इस इज नथिंग बट वी डिफाइन एज L is equals to it's a Q by M। So this is the by mathematical M। form of latent heat by M। ठीक है, तो एक और पॉइंट है यहाँ पे, द लेटेंट हीट, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम कल देखेंगे, आज मैं इसके बारे में ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। लेटेंट हीट ऑफ ए सॉलिड लिक्विड स्टेट, सॉलिड लिक्विड का जो आपका स्टेट है, सॉलिड लिक्विड, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस लेटेंट हीट को वी कॉल दिस इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये इस पे न्यूमेरिकल फ्यूजन, आपका आता है, लेटेंट हीट ऑफ योर फ्यूजन। तो इस पे न्यूमेरिकल आपका आता है हाँ, कि अगर वही फाइंड द लिक्विड और गैस का होगा लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। या हाँ एग्जैक्टली। तो अगर आपका ये होगा तो वी कॉल लेटेंट हीट ऑफ योर वेपोराइजेशन। तो इसका एक प्लॉट है, तो जिसको समझ लेते हैं हम है ना। वो प्लॉट स्टेट चेंज से रिलेटेड है और टेम्परेचर और हीट के बीच का एक हमें प्लॉट देखना है। या I draw axis, here is temperature which is in degree Celsius, here is heat। ठीक है, तो पहला आपका जो फेज चेंज आएगा आपको पता है वो किस पे आएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा। 0 डिग्री, पहले आपने जैसे टेम्परेचर 0 बढ़ा, डिग्री। ये हीट गिवन किया, तो आपका टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया एट सर्टेन टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर है आपका एट सर्टेन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर कौन सा है, 0 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस। ठीक है, इस पे आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका इसके बाद इस मेल्टिंग पॉइंट, इसके बाद आपका क्या होगा, इट स्टार्ट, ये कांस्टेंट हो जाएगा आपका, कांस्टेंट।
ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया ना। नेक्स्ट अगेन हाँ। फिर से जब आपने एक पॉइंट टेम्परेचर हीट आप बढ़ाते गए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दिस स्टेट आपका फेज चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है आपका। नेक्स्ट अब आप फिर से इसके बाद भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इन दिस केस आपका क्या होगा, ये वापस आपका इट स्टार्ट राइजिंग एट सर्टेन पॉइंट, और फिर से आपका जब फेज चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, फिर से आपका वापस वो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो वो जो हाँ ये जो पॉइंट है इस पे ये कितना होगा, ये कौन सा पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट इज वी कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, एंड इसका टेम्परेचर 100 100 डिग्री डिग्री सेल्सियस। सेंटीग्रेड, एंड दिस इज मेल्टिंग पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो दिस इज द कर्व, एंड अगेन इसके बाद आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे देन क्या होगा, ये राइज टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। हाँ, तो वी कॉल्ड दिस फेज इज योर लिक्विड फेज, है ना, लिक्विड फेज हो गया यानी वाटर फेज, हाँ। लिक्विड फेज, और ये वाला फेज होगा गैस है ना, सॉलिड वाला आपका सॉलिड फेज, सॉलिड फेज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। अब ये फेज चेंज आपका जहाँ पे होगा यानी ये वाला पॉइंट जो हीट आपका जाएगा, दैट हीट इज वी कॉल्ड, ये वाला हीट लेटेंट हीट, ये वाला, ये वाला आपको बताएगा, दिस हीट वी कॉल्ड लेटेंट हीट। तो ये आपका जो प्लॉट है दैट इज हीट और टेम्परेचर के बीच का टेम्परेचर हमारा प्लॉट डिफाइन कर रहा है ना। तो यहाँ पे फ्यूजन का जो हीट आपको मिलेगा, ये वाला जो हीट है यानी ये वाला हीट, ये कितना है, दिस इज फ्यूजन मैं लिख देता हूँ, द हीट फॉर फ्यूजन इज डिफाइंड एज योर 3.33 into 10 की पावर 5 जूल किलोग्राम इनवर्स, है ना। ये आपका फ्यूजन के लिए हो गया, यानी इस वाले पोर्शन के लिए ये LF रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। और इस वाले पोर्शन के लिए जो ये वाला पोर्शन है, हाँ, तो इसके लिए 1 किलो कितना है, ये 1 किलो ऑफ वाटर जो को है, मेल्ट करने के लिए मतलब इतना एनर्जी लगेगा। हाँ, you हेलो required this amount of latent heat to melt your water। हाँ, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ हेलो हाँ यस हेलो। हेलो। हाँ, यूनिट मास का अगर आप ये लेते हैं, हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको क्लियरली। हाँ, आपकी आवाज क्लियरली आ रही तो है। LV इसका जो वेपराइजेशन, हाँ, वेपराइजेशन के लिए जो हो गया दैट इज 22.6, यानी इस पॉइंट पे जो मिलेगा आपको दैट इज 22.6 into 10 की पावर 5 सॉरी जूल, ये भी आपका 5 में है, ये भी 5 में है और ये भी 5 में आ गया। सो दिस अमाउंट ऑफ जो लेटेंट हीट है ये हम है, तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो है लेटेंट हीट पे ये हम कल की क्लास में इसको करेंगे, है ना। और इसके बाद लेटेंट हीट का ये होने के बाद इस पे कुछ न्यूमेरिकल रहते हैं वो हम करेंगे, और इसके बाद फिर हम सीधे अब डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना। एक मिनट रुकिए, मैं जरा एक थोड़ा डिस्कशन में, वो बीच में मेरा लाइट चला गया था इसलिए मुझे वीडियो ऑफ करना पड़ा बिकॉज इट्स टू डार्क। सो नेक्स्ट जो क्लास होगा मैंने बताया कि इस पे कुछ न्यूमेरिकल रहेंगे और वी डिस्कस ब्लैक बॉडी रेडिएशन और स्टीफेंस लॉ एंड आल्सो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। नेक्स्ट जो पार्ट हम कवर करेंगे वो ये वाला पार्ट रहेगा, क्योंकि जो हीट का ट्रांसफर है वो आई थिंक रिमूव सिलेबस में है, हीट का ट्रांसफर यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में मुझे बता दें, क्या रेडिएशन है कि सीधे ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही हमें डिस्कस करना है। हेलो हेलो हाँ, आपकी आवाज क्लियरली आ रही है। हेलो हाँ हेलो हाँ, मैं कह रहा हूँ रेडिएशन में हमें मतलब डिस्कस करना है, रेडिएशन में हमें डिस्कस करना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन है डायरेक्ट। तो ये वाला पार्ट फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर आज की क्लास फिर मैं यहाँ क्लोज करते हैं। ओके 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 थैंक यू। ओके गुड नाइट सर, थैंक यू सर। ओके।
गुड नाइट।